कभी कभी कुछ चीज जो हमारे लिए बिल्कुल आम और बेकार सी होती है, दूसरे लोगों के लिए वही जान से ज्यादा जरूरी होती है। ऐसी ही एक चीज का अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं सऊदी अरब गई और अरब की औरतों को खुद यह करते हुए अपनी आंखों से देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम निधि है। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जो सऊदी अरब में सालों से नौकरी कर रहा था और शादी के लिए ही वह कुछ दिनों के लिए आया था। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। मेरे पति मेरे लिए बिल्कुल अनजान थे। मेरी शादी को हफ्ता ही नहीं गुजरा था और मेरे पति ने मुझे सामान पैक करने के लिए बोल दिया क्योंकि उसकी वापसी का वक्त आ गया था। उसे वापस सऊदी अरब जाना था और यह सुनकर मैं रोने लगी। अभी तो हमारी शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा था और राहुल वापस जाने की बात कर रहे थे। मैंने अपने पति राहुल से कहा कि मैं आपके बगैर अकेली कैसे रहूंगी। हमने तो एक दूसरे को ठीक तरह से जाना भी नहीं था। मैं अपनी जिंदगी अपने पति के साथ गुजारना चाहती थी। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे कि मजबूरी है, मेरी वहाँ नौकरी है और मैं ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रह सकता, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे तो मैं 1 महीने की छुट्टियों पर आया था, लेकिन कंपनी ने अचानक ही छुट्टियां कैंसिल करके वापस बुला लिया। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गई और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। एक परदेसी से शादी करना बहुत मुश्किल काम है, इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। मुझे सामान बांधने के लिए कहकर राहुल बाजार चले गए और कोई 10 किलो से ज्यादा फिटकरी खरीद कर लाए और कहने लगे कि इसे भी मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी फिटकरी देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि आप वहां जाकर इसका क्या करेंगे, यह तो बहुत भारी है और इससे आपके सामान का वजन भी बढ़ जाएगा और ऊपर से पैसे भी भरने पड़ेंगे। क्या वहां भी हमारे इलाके की तरह पानी गंदा आता है? मैंने अपनी समझ के हिसाब से बात की क्योंकि मेरी माँ हमेशा ही पानी में फिटकरी डालती थी जिससे पानी बिल्कुल साफ हो जाता था। मेरी बात सुनकर राहुल हंस पड़े और कहने लगे, यह तुम्हारे इलाके में पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वहां तो एकदम साफ आता है। सऊदी अरब की औरतें उसका कुछ और ही इस्तेमाल करती हैं जो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि वहाँ इसकी बहुत अहमियत है। सऊदी अरब की औरतें फिटकरी खरीदने के लिए तड़पती हैं। हर सऊदी अरब की औरत के घर में यह मौजूद होती है। मैं जब भी जाता हूँ फिटकरी जरूर लेकर जाता हूँ। राहुल की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। यहाँ तो हर दुकान पर फिटकरी आमतौर पर मिल जाती है, लेकिन उस वक्त मेरा मसला फिटकरी नहीं बल्कि राहुल की जुदाई थी। मैंने उसके सामान में फिटकरी रख दी। मैंने रोते हुए उससे कहा कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके मुझे अपने पास बुला लेना, लेकिन मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभी तो हम दोनों ने अपनी खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत की थी और इतनी जल्दी जुदाई का वक्त भी आ गया। पति के बगैर ससुराल में रहने का सोचकर मुझे परेशानी हो रही थी। फिर राहुल कहने लगे कि तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं वहां जाकर तुम्हें बुलाने का इंतजाम कर लूंगा। मैं जानती थी कि यह सब झूठे बहाने हैं, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरी सास ने तो मेरे आंसुओं को भी ड्रामेबाजी करार कर दिया। उनका कहना था कि वह भी तो सालों से अपनी बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर रही है। खैर राहुल मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन जब भी उनका फोन आता तो मैं रोज रोती और उनकी माँ फोन पर भी उनसे मेरी बेशुमार बुराइयां करती। मैं उनकी बातों से तंग आ गई और फिर उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि वह मुझे अपने पास सऊदी बुला रहे हैं। वह सारी कार्रवाई कर चुके हैं। उन्होंने मुझे कागजात भी भेज दिए। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। वहीं मेरे सास के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन मैंने उनको नज़रअंदाज करके जल्दी जल्दी अपनी जाने की तैयारी की। मैंने राहुल से पूछा कि आपके लिए क्या लेकर आना है। उन्होंने मुझे अपने साथ 20 किलो फिटकरी लाने को कहा। यह सुनकर मैं हैरान हो गई कि अभी तो कुछ दिन पहले 15 किलो फिटकरी लेकर गए थे। 20 किलो फिटकरी तो बहुत ज्यादा होती है। मेरा अपना सामान भी अच्छा खासा था। इतनी ज्यादा फिटकरी की वजह से मुझे ज्यादा वजन के पैसे भरने पड़ेंगे और मैं सोचने लगी कि पता नहीं इतनी सारी फिटकरी का यह सऊदी अरब की औरतें क्या करती हैं। फिर कुछ ही घंटों के सफर के बाद मैं सऊदी अरब पहुंच गई। एयरपोर्ट पर राहुल को देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मगर मेरे पति ने मुझसे पहला सवाल यही पूछा कि तुम फिटकरी लेकर आई हो। उनकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। उन्हें मुझसे ज्यादा फिटकरी की फिक्र थी। जब से मैं
उनसे मिलने के लिए बहुत बेताब थी। मैंने खामोशी से फिटकरी निकालकर उन्हें दे दी, लेकिन न जाने वह किसे दे आए। वापसी पर उनके पास काफी ज्यादा पैसे थे। वापस आकर वह मुझसे बहुत प्यार से पेश आए। उनसे बारे में सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला और ना ही याद रहा कि वह फिटकरी किसी और को क्यों देकर आए हैं। राहुल की प्यार भरी बातों में मैं सब कुछ भूल गई। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि राहुल ने मुझे अपने पास बुला लिया है। आने वाला 1 महीना मैंने अपने पति के साथ बहुत अच्छे से गुजारा, लेकिन 1 महीने बाद ही मेरे पति कहने लगे कि अब तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता, मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है, अब बेहतर होगा कि तुम वापस लौट जाओ। राहुल की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी आपके बगैर वहाँ कैसे जिंदगी गुजरी होगी? मैं तो अपने रिश्तेदारों को कहकर आई हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। वैसे भी वहाँ जाकर क्या करूँगी? वह कहने लगे कि यहाँ खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है और घर भेजने के लिए भी पैसे नहीं बच रहे। उन्हें अपनी मम्मी बहनों का खर्चा भी तो उठाना है। अभी तुम्हारे यहाँ होने पर सारे पैसे यहीं खर्च हो रहे हैं। मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहाँ नौकरी कर लेती हूँ। मैं अपना खर्चा खुद उठा लूँगी, लेकिन वापस नहीं जाऊँगी। मैं अकेली वहाँ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बात सुनकर राहुल कहने लगे कि तुम्हें भला क्या काम मिलेगा, तुम क्या नौकरी करोगी? बहुत सोचने के बाद मैंने राहुल से कहा कि मुझे लोगों के घर पर काम ही क्यों न करना पड़े, मैं कर लूँगी, मगर वापस नहीं जाऊँगी। राहुल को मेरी बात मजाक लगी, लेकिन मैंने इरादा कर लिया था कि मैं नौकरी करूँगी। फिर मैंने कुछ अरबी औरतों के घर में काम तलाश कर लिया। उस 1 महीने में मेरी काफ़ी लोगों से जान पहचान हो गई थी, क्योंकि हम जिस जगह रहते थे वहाँ ज़्यादातर भारतीय फैमिली रहती थी और उस वक्त मेरी जान पहचान मेरे काम आई। 2 अरबी औरतों ने घर में खाना पकाने के लिए रख लिया तो मेरी बात सुनकर वह हैरान होने लगे और कहने लगे, तुमने सच में ही काम ढूंढ लिया है। मैं तुम्हें दूसरों के घर जाकर काम करने की इजाज़त नहीं दे सकता। राहुल ने मेरी सारी खुशी खाक में मिला दी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उनकी बात सुनकर मैं रोने लगी। मेरे आंसुओं ने ही राहुल का दिल पिघला दिया। अब खुद भी वे मेरे बगैर नहीं रहना चाहते थे। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी सास उन पर मुझे वापस भेजने के लिए दबाव डाल रही थी, इसलिए वह मजबूरी में मुझे वापस भेज रहे हैं। मैंने जानबूझकर इतना रोने का नाटक किया कि राहुल मुझे काम करने की इजाज़त दे दे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब मैं वहाँ हमेशा रह सकती थी। मैंने खुशी से राहुल को गले लगा लिया और उनकी बाहों में हाथ डालकर मोहब्बत का इजहार किया। अगले दिन राहुल दफ्तर पर जाते हुए कह गई कि अगर तुम्हें काम समझ आ गया हो तो ही करना, वरना पहले ही दिन वापस आ जाना। मैंने उन्हें बेफिक्र कर दिया और उनके जाते ही घर का सारा काम निपटाकर फिर अपनी मेरी पड़ोसन मुझे उन औरतों के घर ले गई। घर क्या थे, आलीशान महल थे। मैं तो देखकर हैरान रह गई कि दोनों ही अरबी औरतें बहुत अच्छी और खुशमिजाज थी। उन्हें उर्दू आती थी, लेकिन कम आती थी। उन्होंने इशारों में मुझे समझा दिया कि मैं उन्हें किस तरह का खाना पका कर दूं। पहले ही दिन मैंने बावर्ची खाने में एक अजीब बात देखी कि एक बड़े से डब्बे में ढेर सारी फिटकरी के टुकड़े पड़े हुए थे। उन्हें देखकर मुझे याद आ गया कि मेरे पति और मैं भी तो इंडिया से इतनी सारी फिटकरी लेकर आए थे। पता नहीं मेरे पति ने फिटकरी का क्या किया। यह अरबी औरतें आखिर फिटकरी का क्या करती हैं? लेकिन यह सवाल मैंने किसी से नहीं पूछा, क्योंकि इस घर में मौजूद किसी की भी भाषा मुझे नहीं आती और यहाँ इंग्लिश भी किसी को नहीं आती थी। और राहुल पहले ही बता चुके थे कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता कि अरबी औरतें इसका क्या करती हैं। मैंने सोचते सोचते 2 घंटे में खाना तैयार कर दिया और फिर दूसरी अरबी औरत के वहाँ चली गई। वहाँ भी वही फिटकरी उनके बावर्ची खाने में पहले वाले से भी ज्यादा थी। आखिर यह मामला क्या है? इंडिया में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। मुझे खाना पकाते हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि दूसरी अरबी मालकिन बावर्ची खाने में आई और उसने फिटकरी का एक टुकड़ा निकालकर उसे तेल में भिगोकर एक कोने में ढक कर रख दिया। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया था। मुझे मालूम नहीं हो, उसका अंदाजा छुपाने वाला था। वह नहीं चाहती थी कि मैं उसकी तरफ देखूं। इस बार तो मैं और भी हैरान हुई। खैर, मेरा पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। मैं दोनों घरों का खाना बनाकर 5 घंटे में फारिग हो गई और राहुल के घर लौटने से पहले ही घर लौट आई।
खाना पकाने का मुझे हमेशा ही से ही शौक था, इसलिए यह काम मुझे बिल्कुल भी भारी मालूम नहीं हुआ। शाम को राहुल घर आए तो मुझसे ढेर सारे सवाल पूछने लगे। मैंने उन्हें बेफिक्र कर दिया कि काम बहुत अच्छा है और मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। वह चाहे तो मेरी तनख्वाह अपने घर भेज सकते हैं। मेरी बात पर राहुल हल्के से मुस्कुरा दिए। वह जानते थे कि यह सब कुछ मैं उनके साथ रहने के लिए कर रही हूँ। राहुल रात के खाने के बाद मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर गए। वह मुझे अपने साथ एक मॉल में लेकर गए। उस रंगीन दुनिया में पहुंचकर मैं खुश हो गई। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की चीजें थी और यहाँ तो हर औरत ढेर सारा सोना पहने हुई थी। मैंने कभी भी किसी औरत को खुलेआम इतना सोना पहने नहीं देखा था। मैंने अब तक यही समझा था कि सऊदी अरब में कुछ नहीं होता, लेकिन यह तो बहुत ज्यादा तरक्की कर गया था और आज पहली बार मैं यह सब देख रही थी। तब मुझे कुछ खरीदारी करवाई और फिर राहुल का एक ऑफिस का दोस्त मिल गया। उसके साथ उसकी बीवी भी थी। उन लोगों ने बहुत ही खुशी से हमसे बात की और जब उन्हें पता चला कि मैं शादी करने के बाद इंडिया से आई हूँ तो उन्होंने हम दोनों को अपने घर अगले दिन खाने पर दावत पर बुलाया। वे लोग यहीं के थे, लेकिन उनको उर्दू भी काफी अच्छी आती थी। उन लोगों के बहुत जिद करने पर राहुल ने दावत के लिए हाँ कर दी। इस दावत के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि पहली बार यहाँ आकर मैं किसी के घर दावत पर जा रही थी। अगले दिन मैंने दोनों अरबी औरतों के घर खाना पकाया और वापस आते ही जल्दी तैयार हो गई। राहुल कहकर गए थे कि वह जल्दी से काम से लौट आएंगे और फिर हम दावत के लिए जाएंगे। राहुल के आते ही हम दोनों एक दूसरे के साथ उनके दोस्तों के घर चले गए। उनके दोस्त और बीवी ने बहुत ही खुशी से हमारा स्वागत किया। उनका एक छोटा सा बच्चा भी था, जिसे देखकर मुझे भी उस पर प्यार आ गया। राहुल के दोस्त की बीवी का नाम रेशमा था। वह बावर्ची खाने में खाने की तैयारी कर रही थी। मैं भी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वह मुस्कुराकर कहने लगी कि भाभी आप बैठ जाएं, मैं बस खाना तैयार करके अभी आती हूँ। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उसकी मदद करनी शुरू कर दी, लेकिन उस वक्त मेरी नज़र कोने में रखी हुई फिटकरी की थाली पर पड़ गई। एक बार फिर मेरे दिल में यह सवाल उठ गया कि आखिर यह अरबी औरतें इस फिटकरी का क्या करती हैं। मैंने सोचा कि इस फिटकरी का राज रेशमा से ही पूछती हूँ, मगर रेशमा से पूछने में मुझे थोड़ी झिझक सी महसूस हो रही थी, क्योंकि मेरी अरबी मालकिन ने छुपाने वाले अंदाज में फिटकरी को तेल में डालकर रखा था। पता नहीं उसके पीछे कौन सी बात हो सकती है। ध्यान खाना पकाने की तरफ था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसी से पूछ लिया कि यह फिटकरी यहाँ क्यों रखी हुई है और इतनी सारी फिटकरी का क्या करोगी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। जल्दी से फिटकरी की थाली उठाकर अलमारी में रख दी। उसका अंदाज बहुत ही अजीब था। मेरी बात का जवाब देने की बजाय वह खाना लगाने लगी तो मैं भी खामोश हो गई, क्योंकि दोबारा पूछना तमीज के खिलाफ था। रेशमा ने बहुत ही मजेदार खाना पकाया था। दावत बहुत अच्छी रही। हम उन लोगों से इजाजत लेकर वापस घर लौट आए, लेकिन सारे रास्ते मेरे दिमाग में फिटकरी ही चलती रही। राहुल ने मेरा गुमसुम चेहरा देखा तो पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ। मैंने राहुल को सारी बात बता दी कि किस तरह मैंने दोनों अरबी मालकिन औरतों के घर में फिटकरी के बड़े बड़े डब्बे देखे थे और आज रेशमा के बावर्ची खाने में भी बहुत सारी फिटकरी मौजूद थी। मेरी बात सुनकर राहुल हंसने लगे और कहने लगे, तुम औरतें तो छोटी छोटी बातों पर उलझ जाती हो। चलो मैं ही पता करके बताऊंगा कि इसके पीछे क्या राज है। दिन तेजी से गुजर रहे थे। मेरा काम बहुत अच्छे से जम गया। मुझे औरतों के घर पर खाना पकाने की आदत हो गई। मेरे मम्मी पापा अक्सर मुझसे फोन करते। जब से मैं राहुल के पास आई थी, मेरी मम्मी को सुकून हो गया था। मैंने अपनी मम्मी से कई बार फिटकरी के बारे में बहुत सवाल पूछे, लेकिन मम्मी को भी ज्यादा नहीं पता था कि फिटकरी में तेल मिलाकर क्या किया जा सकता है। यह बात मेरे लिए एक हैरत जैसी थी। मैं सऊदी अरब जाकर पूरी तरह सेट हो गई। अब मुझे इंडिया वापस जाने की फिक्र नहीं रही। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों मालकिन भी मेरा ख्याल करती थी। खाना भी बहुत ज्यादा पकाना नहीं होता था। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके कुछ दिन और गुजर गए। फिर एक दिन राहुल दफ्तर से लौटे तो मेरा हाथ पकड़कर बैठ गए और कहने लगे कि आज मैं तुम्हारी परेशानी खत्म कर देता हूँ और तुम्हें फिटकरी का राज बताता हूँ।
लेकिन अरबी औरत यह नहीं चाहती कि यह राज कभी किसी को पता चले, क्योंकि फिटकरी इस्तेमाल उनके खानदान से चलती आ रही है और वह इसे अपने तक महफूज रखना चाहती हैं। राहुल ने मुझे ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। अपनी 21 साल जिंदगी में मैंने आज तक फिटकरी का ऐसा इस्तेमाल नहीं सुना था। हैरानी से राहुल से पूछा कि क्या आप यह सच कह रहे हैं? राहुल कहने लगे, हाँ, यह बात बिल्कुल सच है। मैं अपने एक अरबी दोस्त से पूछ कर आया हूँ और उसने मुझे यह सारी बातें बताई हैं। मेरा ये दोस्त वही है जिसे मैं इंडिया से फिटकरी लाकर महंगे दामों में बेचता हूँ। मेरे पति ने मुझे बताया कि अरबी औरतें पहले खास किस्म का तेल तैयार करती हैं, जो उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से तैयार करना सीखा है। नारियल के तेल में कुछ मिलाकर यह तेल तैयार किया जाता है। उस तेल को 2 महीने तक रखकर तैयार किया जाता है और फिर फिटकरी को कई दिनों तक रख दिया जाता है उसके बाद रोज रात को दिन वाली फिटकरी को पीसकर इस्तेमाल किया जाता है। अरबी औरतें हर रात उसे अपने पेट और पैरों में लगाती हैं। उनका मानना है इस तरह उनके पास बेटा पैदा होगा। और सुना है कि वाकई जो अरबी औरतें फिटकरी वाले पाउडर इस्तेमाल करती हैं उनके पास बेटों की पैदाइश होती है। यह बात मेरे लिए अनोखी थी। बाकी राहुल ने ठीक कहा था कि अगर इंडियन औरतों को इस बारे में पता चल जाए तो सब की सब औरतें इस टोटके का इस्तेमाल करना शुरू कर देती। मगर मुझे यह समझ नहीं आया कि अरबी औरतें इस बात को इतना छुपा कर क्यों रखती हैं। मेरी बात सुनकर राहुल कहने लगे कि हर किसी के अपने अपने तौर तरीके होते हैं और ज्यादातर औरतें बताना भी नहीं चाहती कि वह बेटा पैदा करने के लिए कोई टोटका इस्तेमाल कर रही हैं, खास करके अरबी औरतें। राहुल की बात सुनकर मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा कि मेरे पास तो अब फिटकरी नहीं है और ना ही मुझे तेल बनाने का तरीका आता है। मेरी बात सुनकर राहुल हंस पड़े और कहने लगे, मुझे बस औलाद की ख्वाहिश है, चाहे बेटा हो या बेटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल की बात सुनकर मुझे खुशी हुई। उसके कुछ दिनों बाद मेरी दोनों मालकिन प्रेग्नेंट हो गई और उन्हें भी बेटा हुआ। शायद उनका बनाया हुआ तेल वाकई कामगार था, लेकिन मैंने ऐसा कोई तेल इस्तेमाल नहीं किया। फिर भी भगवान ने मुझे बेटा दिया। बेटा या बेटी होना यह सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम इंसान हमेशा अपने तौर तरीके से इसे बदलने की कोशिश करते हैं। अगर ऊपर वाला हमें बेटी देना चाहता है तो इसमें क्या बुराई है? बेटा या बेटी दोनों ही ऊपर वाले की देन होती हैं और हम उसे चाहकर भी बदल नहीं सकते।